हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अब की बार CHO पार MP CHO के लिए रिवीजन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज 6th क्लास होने वाली है। इसके पहले 5th क्लास हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और हमने 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज में हमारे यूट्यूब चैनल पे 60 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपके MP जो CHO है का न्यू सिलेबस 2023 और 24 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड की है। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पूरी 60 क्लासेस अपलोड है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और आपकी जो MPCHO रिवीजन क्लास है इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको पूरी 6th क्लास तक क्लासेस मिल जाएगी। तो आज की क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप क्लासेस को एंडिंग तक की देखिएगा। तो चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूटेरस। जो यूटेरस है उसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, तो वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड, सेकंड ऑप्शन में रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्सेड, और थर्ड ऑप्शन में दिया है रिट्रोवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड, और लास्ट ऑप्शन में दिया है एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्सेड। तो जो यूट्रस है, यूट्रस की बात करें तो यूट्रस का जो सबसे पहले देखें तो इसका शेप कैसा होता है। तो जो यूट्रस है इसका शेप कैसा होता है, पियर शेप। कैसा? पियर शेप होता है। पियर शेप यूट्रस का होता है। कैसा पियर शेप होता है? पियर शेप होता है यूट्रस का। और यूट्रस की वेट की बात करें, वेट किसकी? यूटेरस जो है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है? नॉर्मल वेट होता है 60 ग्राम। ये किसमें? नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में 60 ग्राम वेट होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें यूट्रस का वेट कितना हो जाता है? प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस का वेट हो जाता है 1000 ग्राम तक यूट्रस का वेट हो जाता है। शेप कैसा रहता है? पीएट शेप रहता है। और इसका वेट कितना रहता है? इसका यूट्रस का जो वेट है 60 ग्राम रहता है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। और जो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के टाइम तक ये 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है किसका? यूट्रस का वेट। और यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। कितनी? 3 लेयर्स पाई जाती है यूट्रस में। तो फर्स्ट लेयर का नाम कौन सा है? 3 लेयर्स पाई जाती है। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, पेरी, और सेकंड मायोमेट्रियम, है ना, मायोमेट्रियम, और थर्ड है इंडोमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम लेयर है ये बाहर के साइड होती है। पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है ना वो बाहर के साइड होती है और आउटर लेयर भी बोला जाएगा। और मायोमेट्रियम जो लेयर रहती है ये मिडिल लेयर होती है। कैसी? मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम की बात करें तो ये सबसे अंदर लेयर पाई जाती है। और इस पे जो फिटस है इसका इम्प्लांटेशन भी इसी लेयर पे होता है। कौन सी? इंडोमेट्रियम जो थर्ड लेयर है इसमें क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है किस पे? इंडोमेट्रियम लेयर पे। कितनी? 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर कितने? आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर होती है। कौन सी? पेरीमेट्रियम। सेकंड है मायोमेट्रियम, और वो कहाँ है? ये मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। और लास्ट है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और ये जो है इंडोमेट्रियम जो है सबसे अंदर पाई जाती है लेयर। और इसमें क्या होता है? इसमें फीटस का इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है इसी लेयर पे, इंडोमेट्रियम वाली लेयर पे। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो एनाटॉमिकल पोजीशन पूछा गया था हमसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है यूट्रस की। तो यूट्रस की एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में हम पूछा गया। तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन होती है एंटीवर्टेड एंड एंटी रिफ्लेक्स। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। शेप कैसा रहेगा? पियर शेप रहेगा। वेट रहेगा नॉन प्रेग्नेंट लेडी में 60 ग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन रहेंगी उसमें वेट रहेगा 1000 ग्राम। और इसकी 3 लेयर होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम लेयर होगी। और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, और इंडोमेट्रियम सबसे अंदर साइड वाली लेयर है जिसपे फिटस का इम्प्लांटेशन
होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की बात पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो सबसे पहले हम देख लें लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। लार्जेस्ट सेल इन फीमेल कौन सी होती है, कैसी? लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। लार्जेस्ट सेल इन फीमेल कौन सी होती है? ओवम जो होता है लार्जेस्ट सेल इन फीमेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल देख लें, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो वो फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी रहेंगी? प्लेटलेट्स रहेंगी, है ना। और देन उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन मेल। लार्जेस्ट सेल इन किसमें? मेल में। मेल में लार्जेस्ट सेल कौन रहेगा, क्या रहेंगी? वो रहेंगी न्यूरॉन। न्यूरॉन मेल में लार्जेस्ट सेल रहेगी। और देन उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो इसमें मेल में स्मॉलेस्ट सेल क्या रहेगी? स्पर्म रहेगी। स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल रहेगी किसमें? मेल में। तो इसकी बात करें, क्वेश्चन की बात करें, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी तो ओवम है। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल प्लेटलेट। लार्जेस्ट सेल इन मेल तो न्यूरॉन है। और स्मॉलेस्ट सेल इन मेल तो वो स्पर्म है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी मेल एंड फीमेल, तो लार्जेस्ट सेल होती है जो आपका ओवम होता है ना, जो ओवम फीमेल बॉडी में, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है किसकी? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है ओवम, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्रेस्ट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन किस ग्लैंड से होता है? जो आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन किस ग्लैंड से होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सिब्रिकस ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन में दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन में दिया है बार्थोलिन ग्लैंड, और लास्ट ऑप्शन में दिया है स्वीट ग्लैंड। तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का जो है मॉडिफिकेशन किस ग्लैंड से होता है? ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन कौन सी ग्लैंड से होता है, उसकी बात करें तो जो है ब्रेस्ट का मेडिकलेशन मॉडिफिकेशन कौन सी ग्लैंड से होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। स्वीट ग्लैंड से ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन होता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क में एक हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कौन से मिल्क में? जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें एक इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है। उसे क्या नाम से जानते हैं? IgA इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं ना। ये ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन पाई जाती है कौन सी? ब्रेस्ट मिल्क में। IgA इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। ये आपके राजस्थान CHO 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। और ब्रेस्ट के बारे में पूरा डीपली पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वेजाइनल फेस्टुला डेट ओपन इनटू द रेक्टम। वेजाइनल फेस्टुला, फेस्टुला का मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग। वेजाइना से रेक्टम में एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दी है रेक्टोवेजाइना फेस्टुला, सेकंड ऑप्शन में दिया है इंट्रोवेजाइनल फेस्टुला, थर्ड ऑप्शन में दिया है वेसिकोवेजाइनल फेस्टुला, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है कोलोवेजाइनल फेस्टुला। तो हम इसे क्या कहेंगे? एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेसिको वेजाइनल फेस्टुला की। वेसिको वेजाइनल फेस्टुला, तो जो वेसिको वेजाइनल फेस्टुला है, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना, ब्लैडर एंड वेजाइना।
तो इसे क्या बोलेंगे, वेसिको वेजाइनल फेस्टुला। इसमें क्या होता है, वेसिको वेजाइनल फेस्टुला में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, किसमें, ब्लेडर एंड वेजाइना के बीच में। देन इसके बाद यूरेथ्रो वेजाइनल फेस्टुला, तो एक आता है यूरेथ्रो वेजाइनल फेस्टुला, कौन सा, यूरेथ्रा वेजाइनल, तो ये यूरेथ्रा वेजाइनल फेस्टुला, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइना। इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, किसमें, यूरेथ्रा एंड किसके बीच में, वेजाइना के बीच में। इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रो वेजाइनल फेस्टुला बोलेंगे। और हम बात कर रहे हैं किस किस बीच में, वेजाइन वो हो गया है रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वेजाइनल। इसमें क्या होता है, वेजाइन, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, किसके बीच में, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन किसमें, रेक्टम एंड वेजाइना, रेक्टम एंड वेजाइना, तो उसे क्या कहेंगे, रेक्टो वेजाइना फेस्टुला। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इस क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है रेक्टम और वेजाइना के बीच में। और वेसिको वेजाइनल फेस्टुला किसे कहेंगे, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लेडर एंड वेजाइना। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वेजाइना और ब्लेडर के बीच में, तो वेसिको वेजाइनल फेस्टुला कहेंगे। और एक यूरेथ्रो वेजाइना फेस्टुला होता है, इसमें यूरेथ्रा एंड वेजाइना में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो इसे हम ये कहते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेबर टेक प्लेस आफ्टर डे ऑफ द लास्ट मेनिस्ट्रुअल पीरियड। लेबर लास्ट मेनिस्ट्रुअल पीरियड से कितने दिन में होता है, तो ये पूछा गया है। तो हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। लेबर एबनॉर्मल वो लास्ट मेनिस्ट्रुअल पीरियड से कब होता है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो देख लेते हैं कि कितने दिन में होता है। 260 डेज सेकंड ऑप्शन में दिया है, 270 डेज लास्ट ऑप्शन में दिया है, 250 डेज और लास्ट ऑप्शन में दिया है 280 डेज। तो कितने दिन में होता है, आप सभी को पता है। एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे काउंट करते हैं हम, ईडीडी है ना, ईडीडी कैसे काउंट करते हैं। तो ईडीडी काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एलएमपी, एलएमपी प्लस एलएमपी प्लस एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो ये क्या होता है, जो लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल रहती है, लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 9 मंथ और उसमें प्लस किया जाता है कितने कितने डेज, 7 डेज प्लस किया जाता है ना। तो उसे क्या 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 काउंट कर लेते हैं, ईडीडी काउंट कर लेते हैं। तो ये इसमें पूछा है कि लेबर कितने दिनों में हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेबर कितने दिनों में हो जाता है, तो वो हो जाता है 280 डेज में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और नेगलेंस रूल, ये ईडीडी की कौन से रूल से काउंट की जाती है, नेगलेंस रूल, ये आपको याद रखना है। ईडीडी अगर पूछ ले कौन से रूल के अकॉर्डिंग ईडीडी काउंट की जाती है, तो नेगलेंस रूल के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है ईडीडी। और उसका फॉर्मूला क्या है, ईडीडी इज इक्वल टू एलएमपी, LMP is equal to LMP minus 3 months plus 7 days plus 1 year। इसका नेगलेंस रूल का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे ईडीडी काउंट हो जाएंगी। ईडीडी का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो आपको सबसे याद रखने के लिए सबसे सिंपल यही है, एलएमपी, एलएमपी में 9, एलएमपी डेट से 9 मंथ काउंट कर ले और उसमें प्लस 7 डेज ऐड कर दे, तो आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट हो जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है ये। एंड देन इसके बाद हम बात करें कि जो एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज का पता कैसे लगा सकते हैं हम, गेस्ट कैसे, जो गेस्टेशनल एज है, गेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, अगर
लेवल ऑफ लेवल, इसका लेवल ऑफ सिम्प्यूबिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे है, तो कितने वीक की प्रेगनेंसी पे हो जाता है, वो 12 वीक की प्रेगनेंसी पे इसका लेवल कितना हो जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हो जाता है। एंड 16 वीक पे क्या होगा, फंडस लोकेटेड इन हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिक्स, और उसके बाद और 36 वीक पे क्या होगा, 36 वीक में फंडस हो जाएगा, जिफाइड प्रोसेस पे पहुंच जाता है। तो देन इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर था, ये क्वेश्चन का आंसर था 280 डेज। क्या आंसर, 280 डेज इसका आंसर था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, द एवरेज लेंथ ऑफ एम्ब्राइकल कॉर्ड, जो एम्ब्राइकल कॉर्ड होती है उसकी एवरेज लेंथ क्या है, हमें ये बताना है कि एम्ब्राइकल जो कॉर्ड होती है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो एम्ब्राइकल कॉर्ड की बात करें तो एम्ब्राइकल कॉर्ड क्या करती है, जो एम्ब्राइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है, किससे, फीटस से, किससे, फीटस से। तो वह एम्ब्राइकल कॉर्ड होती है। और एम्ब्राइकल कॉर्ड है, एम्ब्राइकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है, तो इसमें एम्ब्राइकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन पाई जाती है, कितनी, 2 आर्टरी एंड 1 वेन पाई जाती है एम्ब्राइकल कॉर्ड में। और इसका अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ कितनी होती है, तो एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ होगी, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 25 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया 30 सेंटीमीटर, लास्ट थर्ड ऑप्शन में दिया 10 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है 55 सेंटीमीटर। तो हम एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 50 टू 80 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 50 टू 80 सेंटीमीटर एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ होती है। तो हमें एवरेज इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ 55 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, एम्ब्राइकल कॉर्ड की लेंथ 55 सेंटीमीटर होगी। और ये एम्ब्राइकल कॉर्ड क्या करती है, प्लेसेंटा टू फीटस को कनेक्ट करती है, और इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है, 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है, किसमें, अम्ब्राइकल कॉर्ड में, है ना। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनिटिक फ्लूइड एट टर्म इज ml। जो एमनिटिक फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम का कितना होगा टर्म कंडीशन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 400 टू 500 ml, सेकंड ऑप्शन में दिया है 500 टू 600 ml, थर्ड ऑप्शन में दिया है 600 टू 800 ml, 600 टू 800 ml, लास्ट ऑप्शन में दिया है 1000 टू 1200 ml। तो एमनिटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, एमनिटिक फ्लूइड की बात करें, एमनिटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा कब, इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं 12 वीक पे जो 12 वीक है, 12 वीक पे जो एमनिटिक फ्लूइड है वो कितना रहेगा। 12 वीक पे एमनिटिक फ्लूइड रहता है 50 ml, कितना रहता है, 50 ml रहता है। और ये 38 से 36 वीक तक, मतलब 36 से टू 38 वीक पे कितना हो जाता है, 38 से 36 से कितने 1 लीटर हो जाता है, कितना 1 लीटर हो जाता है। एंड देन एमनिटिक फ्लूइड 40 मतलब 40 वीक के बाद में, है ना, प्रसव के समय 40 सप्ताह या टर्म कंडीशन पे कितना रहता है, टर्म कंडीशन पे रहता है, ये टर्म कंडीशन पे रहता है 600 से 800 ml एमनिटिक फ्लूइड रहता है, कितना 600 से 800 ml एमनिटिक फ्लूइड रहता है। और इसके बाद ये लगातार कम होते जाता है, तथा पोस्ट टर्म या 42 वीक सप्ताह के बाद, मतलब 42 वीक्स, अगर पोस्ट टर्म डिलीवरी हो रही है और पोस्ट टर्म और 42 वीक के बाद ये कितना बच जाता है, ओनली 200 ml एमनिटिक फ्लूइड बच जाता है। तो नॉर्मल एमनिटिक फ्लूइड का एमनिटिक फ्लूइड कितना रहेगा, इसमें रहेगा एमनिटिक फ्लूइड
इसका राइट आंसर रहेगा टर्म कंडीशन पे पूछा गया तो टर्म कंडीशन पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना 600 से 800 रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 12 वीक की प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है 12 वीक पे रहेगा 15 ml, और 36 से 38 वीक पे रहेगा 1 लीटर, और 40 वीक्स पे मतलब टर्म जो प्रेगनेंसी रहेगी उस टाइम रहेगा 600 ml टू 800 ml, और 40 वीक के बाद मतलब 40 वीक के बाद 42 वीक तक वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और 42 वीक पे ये ओनली 200 ml बच जाता है, ये जो कि जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड की ग्रेविटी की बात करें तो इसकी ग्रेविटी कितनी होती है 1.01 इसकी ग्रेविटी होती है। और ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ऑस्मोलरिटी जो है एमनियोटिक फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी रहती है 250 MOSM पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी रहती है। और ये किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, फ्लूइड होता है, ये जो है किस प्रकार का फ्लूइड होता है तो ये हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। कैसा हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये किस प्रकार का फ्लूइड है तो आपको बताना है कि ये हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर। एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स जो है 5 सेंटीमीटर अगर रह जाता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका इंडेक्स 5 ग्राम मतलब कितना 5 सेंटीमीटर रह जाता है तो वो क्या इंडेक्स इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट इससे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना नॉर्मल रेंज रहती है, नॉर्मल रेंज सेंटीमीटर में है ना। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल रेंज सेंटीमीटर में ये कितना रहना चाहिए 7 to 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना 7 to 18 सेंटीमीटर एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। और अगर 5 से 6 सेंटीमीटर अगर होता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एमिनो हाइड्रोएमिनेसिस एनहाइड्रोएमिनेसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है हाइड्रोएमिनेसिस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है पॉलीहाइड्रोएमिनेसिस, और लास्ट ऑप्शन में दिया ओलिगोहाइड्रोएमिनेसिस है ना। तो ये कंडीशन दी गई है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स जो है 5 सेंटीमीटर रहता है तो क्या इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा, इसके पहले हम देख लेते हैं वो क्या इंडिकेट करेगा ओलिगोहाइड्रोएमिनेसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो 5 सेंटीमीटर है ये क्या इंडिकेट करेगा ओलिगोहाइड्रोएमिनेसिस, और इसमें कितना 5 सेंटीमीटर 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड बच जाता है, 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड बच जाता है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनेसिस। इसमें क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर हो जाता है पॉलीहाइड्रोएमिनेसिस में। पॉलीहाइड्रोएमिनेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर हो जाता है। और एमएल में बात करें तो 2000 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हो जाता है। और ओलिगोहाइड्रोएमिनेसिस तो आपको पता ही है। और एनहाइड्रोएमिनेसिस का मतलब क्या होता है एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंस हो जाता है तो इसे एनहाइड्रोएमिनेसिस कहेंगे। पॉलीहाइड्रोएमिनेसिस में क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वो कितना बढ़ जाता है 20 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इसमें एमएल में बात करें तो एमएल में हो जाता है कितना 2000 ml तक पहुंच जाता है। ओलिगोहाइड्रोएमिनेसिस में क्या होता है ये 5 सेंटीमीटर रहता है, और इसमें एमएल में बात करें तो 200 ml तक हो जाता है। और नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज कितनी है 7 to 18, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल रेंज भी पूछ सकता है, और बाकी की कंडीशन देके भी कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। आपके एग्जाम 29 एंड 30 मार्च को होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी पे फोकस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जितना पढ़ चुके हैं आप उसकी रिवीजन करिए। और हमारी क्लासेस आपने अगर देखी है इसके पहले तो उसकी भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहे। और जो रिवीजन क्लासेस तो चल ही रही है तो रिवीजन क्लासेस को भी कंटिन्यू देखते रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ताकि आपको आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना सके, है ना।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया सर्वाइकल स्टेज, इसे कौन सी स्टेप कहेंगे ये पूछा गया है, तो क्या सर्वाइकल स्टेज कहेंगे। सेकंड एक्सपल्सिव स्टेज, थर्ड ऑप्शन में प्रोलैप्सिव स्टेज, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है वेजाइनल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, तो वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। फर्स्ट ऑप्शन स्टेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज को हम कहेंगे, जो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेक्शन होता है। क्या होता है? जो आपका सर्विक्स रहता है ना, सर्विक्स रहता है उसका डायलेशन होता है। वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक होता है किसका? सर्विक्स का डायलेशन। तो फर्स्ट स्टेज का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और प्राइमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज में कितना टाइम लगता है? जो प्राइमी में फर्स्ट स्टेज में कितना टाइम लगता है डिलीवरी के लिए? वो लगता है 12 आवर्स का, 12 आवर का। और मल्टी ग्रेविडिया की बात करें, तो मल्टी में कितना? 6 से 8 आवर लगेगा। कितना? 6 से 8 आवर लगेगा, है ना। प्राइमी में कितना लगता है? 6 to 8 आवर लगेगा। प्राइमी में लगता है 12 आवर और मल्टी में लगता है 6 to 8 आवर। और इसे हम इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सर्विक्स का फुल्ली डायलेशन होता है। और इसे फर्स्ट स्टेज को लैटिन फेस और एक्टिव फेस के नाम से भी में दो अवस्था होती है। कौन सी? लैटिन फेस होता है इसमें और एक्टिव फेस होता है फर्स्ट स्टेज में। और तो फर्स्ट स्टेज को और किस नाम से जानेंगे? तो इसे और नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल स्टेज। कैसा? सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं हम। कैसे? सर्वाइकल स्टेज नाम से भी हम जानते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट द क्राउनिंग। कौन सी स्टेज से में नर्स असिस्ट करेंगी क्राउनिंग को? फर्स्ट ऑप्शन में दिया फर्स्ट स्टेज, सेकंड ऑप्शन में सेकंड, थर्ड ऑप्शन में थर्ड स्टेज, और लास्ट ऑप्शन में दिया है फोर्थ स्टेज। तो जो इसमें हम बात करें तो ये कौन सी स्टेज में क्राउनिंग असिस्ट करेंगे? सेकंड स्टेज में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कब से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका जो सर्विक्स रहेगा उसके फुल्ली डायलेशन होने से लेकर कब तक की होती है? फीटस का एक्सपल्सन, मतलब बेबी का बर्थ होने तक ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज चलती है। और प्राइमी ग्रेविडा में ये इसमें जो प्राइमी मदर रहती है, प्राइमी में इसमें टाइम लगता है 2 आवर्स का। और हम मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो इसमें लगता है 30 मिनट समथिंग, 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है प्राइमी ग्रेविडा में, है ना। 30 मिनट टाइम लगता है प्राइमी ग्रेविडा में। देन इसके बाद लेबर स्टार्ट विथ पेन एंड द डिलीवरी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एम्ब्राइकल कॉर्ड, सेकंड ऑप्शन में दिया है फीटस, लास्ट ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में दिया है प्लेसेंटा, और लास्ट ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? प्लेसेंटा। क्या रहेगा? प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में बाहर एक्सपेल्सन होता है? प्लेसेंटा का एक्सपेल्सन होता है थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये फीटर जो बेबी है, बेबी के बर्थ से लेकर कब तक कहाँ तक होती है? प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक ये थर्ड स्टेज चलती है। और थर्ड स्टेज में प्राइमी और मल्टी एंड प्राइमी दोनों में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट से आधा घंटा, 50 to 30 मिनट्स लगते हैं किसमें? प्राइमी एंड मल्टी ग्रेविडा वुमेन में, दोनों में बराबर का टाइम लगता है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस इज अबाउट। जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 100 to 200 ml, सेकंड ऑप्शन में दिया है 150 to 250 ml, थर्ड ऑप्शन में दिया है 200 to 300 ml, और लास्ट ऑप्शन में दिया है 300 to 400 ml। तो जो है नॉर्मल वेजाइनल जो डिलीवरी होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 300 to 400 ml। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर
500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन आ जाएगी, उसे पीपीएच वाली कंडीशन में देखेंगे हम। और रही बात कि जो लेबर की है 4 स्टेज होती है। 3rd स्टेज तक तो मैं आपको बता चुका हूँ। 4th स्टेज में जो मदर रहती है और बेबी रहती है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि पीपीएच वाली कंडीशन से बचा जा सके। कम से कम 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, which of the following stage of labor is called observational stage। इसमें से कौन सी स्टेज है जो ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज क्या कहलाएगी। तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज जो है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 3rd स्टेज या 4th स्टेज। तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशनल जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, ऑब्जर्व 4th जो स्टेज रहती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, लूचिया की, कि लूचिया होता क्या है। क्या लूचिया, लूचिया तो लूचिया में क्या होता है, जो बेबी का बर्थ होता है उससे बर्थ के बाद 14 to 15 डेज वेजाइनल सिक्रेशन अगर होता है, कैसा, वेजाइनल सिक्रेशन, तो हम उससे क्या कहेंगे, लूचिया कहेंगे, है ना। इट इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर बर्थ अप टू 14 डेज कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू। उसमें कुछ भी हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज में, जैसे कि ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है और यूट्राइन टिश्यू हो सकता है। और लूचिया 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप के। पहला कौन सा होता है, रूब्रा होता है, रूब्रा, हाँ। सेकंड होता है अल्बा, नहीं सेकंड होता है सिरोसा, सिरोसा, और थर्ड होता है अल्बा। तो लूचिया 3 टाइप के होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया। और लूचिया में क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो लूचिया जो रूब्रा है वो कब से कब तक हो सकता है, तो लूचिया रूब्रा 1 डे, फर्स्ट डे से लेकर 4 डेज तक लूचिया रूब्रा हो सकता है। देन इसके बाद सिरोसा की बात करें तो 5 डे टू 9 डेज तक लूचिया सिरोसा हो सकता है। और देन अल्बा की बात करें तो लूचिया जो अल्बा है 10 डेज टू 14 डेज तक लूचिया अल्बा हो सकता है। तो हमें ये भी याद रखना है। देन इसके बाद लूचिया मैंने बता दिया, वेजाइनल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कब तक, डिलीवरी से लेकर 14 टू 15 डेज से। और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कंटेनिंग ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है और यूट्राइन टिश्यू हो सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं। और लूचिया को याद रखने की एक ट्रिक है, उसे हम क्या कहेंगे, RSA, RSA नाम से लूचिया को याद रख सकते हैं। आर से रूबिया, रूब्रा, एस से सिरूसा और ए से अल्बा, है ना। देन इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं। मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये इसका लेंथ कितनी होती है मेनिस्ट्रुअल साइकिल की, एवरेज लेंथ होती है 28 डेज। कितनी एवरेज लेंथ कितनी होती है, 28 डेज मेनिस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है। और फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो आता है उसे क्या कहते हैं, वैसे इसकी लेंथ रहती है 21 से 35 डे, मतलब 21 टू 35 डेज इसकी लेंथ होती है। और एवरेज मान के चले तो 28 डेज मेनिस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है। और हम फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो आता है, फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे हम क्या कहते हैं, मीनार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनार्ची। जो फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे हम मीनार्ची कहते हैं। और जो लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल रहता है, लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल, तो जो लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल रहता है उसे हम मीनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनोपोज, मीनोपोज कहते हैं। और ये मीनार्ची किस एज पे होता है, मीनार्ची
13 ईयर वाली एज पे मिनार्ची होगा और मिनोपोज 45 टू 50 की एज तक मिनार्ची वाली कंडीशन आती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज की बात करें तो ये 3 फेज होती है। फर्स्ट क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज ये कब होती है? ये फर्स्ट से 1 से 4 दिन की होती है। कितने? 1 to 4 डेज। 1 to 4 डेज की ये फेज होती है, इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। देन उसके बाद आती है प्रोलैक्टिव फेज, है ना, फोलिकुलर फेज भी कहते हैं इसे। कौन सी? प्रोलैक्टेटिव फेज। प्रोलैक्टेटिव फेज कहेंगे इसे, फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। यह फेज 5 से 13 दिन की रहती है। कितनी? 5 से 13 दिन की ये फेज रहती है। देन इसके बाद ल्यूटियल फेज, है ना, कौन सी? थर्ड वाली आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, और ये ल्यूटियल जो फेज रहती है 14 टू 28 डेज की होती है। 14 टू 28 डेज की ल्यूटियल फेज होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज होती है, मैंने आपको बताया। मेंस्ट्रुअल फेज होती है 1 to 4 डेज, प्रोलैक्टिव फेज होती है 5 to 13 डेज, और ल्यूटियल फेज होती है 14 to 28 डेज। तो इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आता है उसे मिनार्ची कहते हैं। मिनार्ची 13 ईयर की एज पे आता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मिनोपोज कहते हैं। और जो मिनोपोज रहता है, मिनोपोज कितने कब आता है? जो मिनोपोज रहता है, मिनोपोज जो रहता है, वो जो मिनोपोज कब आता है? वो 45 ईयर की एज पे मिनोपोज वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं एबनॉर्मल एमनेटिक फ्लूइड देख लेते हैं। कैसे? एबनॉर्मल एमनेटिक फ्लूइड। एबनॉर्मल एमनेटिक फ्लूइड, तो अगर ग्रीन कलर रहता है, कौन सा? ग्रीन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है, तो वो क्या क्या इंडिकेट करेगा? फीटल डिस्ट्रेस। क्या इंडिकेट करेगा? फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट करेंगे अगर ग्रीन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है। अगर गोल्डन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है, कैसे? गोल्डन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है, गोल्डन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्या करेगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी इंडिकेट करेगा। देन अगर ग्रीनिश येलो कलर, कौन सा? ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो, और इसे कौन सा कलर? सैफ्रॉन कलर भी कहते हैं। अगर वो रहता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोस्ट मैच्योरिटी। क्या बोलेंगे? पोस्ट मैच्योरिटी वाली कंडीशन शो करते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी वाली कंडीशन शो करते हैं। अगर डार्क रेड कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहे तो ये हेमरेज वाली कंडीशन शो करेगा। कैसा? डार्क रेड कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहे तो ये कौन सी कंडीशन? हेमरेज वाली कंडीशन शो करेगा। देन इसके बाद अगर डार्क ब्राउन और टैबेको कलर रहेगा तो इसमें डार्क ब्राउन, कैसा? डार्क ब्राउन और टैबेको कलर रहेगा तो ये क्या क्या शो करेगा? इंट्रा यूट्राइन डेथ शो करेगा। इंट्रा यूट्राइन डेथ शो करेगा, है ना। IUD शो करता है। अगर ग्रीन कलर का एमनेटिक फ्लूइड रहता है तो फीटल डिस्ट्रेस। अगर गोल्डन कलर का रहता है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी। अगर ग्रीन कलर का रहता है पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क रेड कलर का रहता है तो हेमरेज। और डार्क ब्राउन कलर का रहता है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ शो करेगा, है ना, एमनेटिक फ्लूइड। तो आपको ये भी याद रखना है। तो देन इसके बाद हम देख लेते हैं HPV। HPV क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होता है? HPV का फुल फॉर्म क्या होता है? HPV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम से जानते हैं। क्या नाम से? ये HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये क्या होता है? ये वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन होती है HPV, जो क्या करती है? हमें प्रिवेंट करती है। किससे प्रिवेंट करती है? सर्वाइकल कैंसर से ये वैक्सीन हमें प्रिवेंट करती है।
ये आपको राजस्थान CHO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद करना चाहिए। और महिला और एल्डरसन गर्ल्स को ये वैक्सीन की 3 खुराक दी जाती है। कितनी, मतलब 3 डोज लगाई जाती है इसकी, है ना। इसकी 3 डोज लगाई जाती है। और ये कब लगती है? एट प्यूबर्टी वाली एज पे ये वैक्सीन लगती है। कब? 10 टू 12 ईयर्स पे। और इसके फर्स्ट डोज कब लगती है? 0 और सेकंड उसके 2 मंथ बाद और उसके 6 मंथ बाद। इसकी डोज कब कब लगती है? डोज इसकी 0 पे लगेंगी पहले, फिर सेकंड 2 मंथ बाद, फिर उसका 6 मंथ बाद। 6 मंथ इसकी 3 डोज होती है। फर्स्ट अगर 10 ईयर पे लगी वैक्सीन तो फर्स्ट डे 0 डोज लग गई, फिर उसके 2 मंथ बाद लगेंगे, उसके 6 मंथ बाद लगेगी। तो ये इसकी 3 डोज रहती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, है ना। तो आपको ये भी याद रखने वाली बात है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब की बार CHO पर ये हमारी सीरीज की रिवीजन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हमने आपको MP CHO को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसकी आज ये 6 रिवीजन क्लास है। और इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे 60 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। 60 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी, जो हमने 60 डेज चैनल अब की बार CHO नाम पार सीरीज नाम से सीरीज अपलोड है हमारे चैनल पे, जिसकी आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम 29 और 30 मार्च को होने वाला है, और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं।